अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने बहुत बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है कि क्यों बहुत सारे नए फार्म जो होते हैं वो खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, क्यों ज़्यादातर लोगों को नुकसान होता है, क्यों फार्म पे बीमारियाँ आती हैं। इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हम में से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो बायो सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब बायो सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है, उन सब चीज़ों को इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस पे मैंने वीडियोस काफ़ी टाइम से पहले से सोचा हुआ था कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँगा, पर कुछ चीज़ें आलकस में रह गईं और कुछ चीज़ें वैसे ही रह गईं। तो हमने विज़िट किया था फार्म कुछ दिनों पहले पिंडी के अंदर, और ये एक ब्रीडर फार्म था। और इनकी जो मैनेजमेंट थी ये बहुत बहुत ज़्यादा अमेज़िंग थी। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए गए थे कराची से पिंडी कि हमने ब्रीडर फार्म देखना है, क्योंकि ब्रीडर फार्म जो होते हैं वो आपको कराची में नहीं दिखेंगे। ये सी लेवल की जितने भी एरियाज़ होते हैं इनसे अपर की तरफ होते हैं, यानी कि नॉर्मली जो ब्रीडर फार्म होते हैं वो आपको मरी में, गिलगित में, और ये फार्म भी मरी में ही था बेसिकली। यानी कि हम पिंडी में हम लोग रुके थे एक एडिट के अंदर, और जो फार्म था उसके लिए फिर हम लोग मरी गए थे 1 दिन के लिए बस। तो बात का लुबे-लुबाब ये है कि आपको हमने समझाना था कि किस तरीके से इस फार्म पे इन्होंने बायो सिक्योरिटी का ख़्याल रखा हुआ है और उसके क्या नताइज मिल रहे हैं। अच्छा, हम जब इस फार्म के अंदर एंटर हुए तो इस फार्म के अंदर हमें कोई भी बीमार बर्ड नहीं दिखा, और हमने इनके लोगों से डिस्कस करा, यानी कि इनके पास जो लेबर थी, उन्होंने भी बताया कि इस फार्म के अंदर कोई मोर्टेलिटी नहीं होती। हाँ, सम टाइम कलबर्ड निकलते हैं जो थोड़े से लंगड़ा जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, पर मरते नहीं हैं बेसिकली। और इस फार्म की जो कैपेसिटी थी वो थी तकरीबन 6000 की, ये डबल स्टोरी था, और सारा का सारा इसमें ब्रीडर था। यानी कि जो ब्रायलर के पेरेंट्स होते हैं उसको हम लोग ब्रीडर कहते हैं, या लेयर के पेरेंट्स होते हैं, किसी भी जिसके पेरेंट्स हो तो उसको हम लोग ब्रीडर कहते हैं फार्मिंग के अंदर। तो इसमें तकरीबन 6000 थे, 3000 नीचे की तरफ हैं, 3000 ऊपर की तरफ हैं। ये एक डबल स्टोरी फार्म था, और इसके अंदर जो एक सिंगल बर्ड है, अगर मैं आपको उसके रेट बताऊँ तो आप लोग हैरान हो जाएँ शायद। ये एक सिंगल बर्ड जो है तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपए का है, और इन्होंने हर बर्ड को एक टैग दिया हुआ है, और टैग के साथ इसका इन्होंने वेट भी नोट किया हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा इन्होंने कैलकुलेशन रखी हुई है। यानी कि इन्होंने एक-एक बर्ड की जो साइज़ है, उसकी जो एज है, उस हिसाब से इनके पास पूरा का पूरा एक रिज़ल्ट है, और कौन-सा बर्ड कब मरा, क्या उसका, यानी कि पूरा का पूरा इनके पास एक मैक्सिमम डेटा है, जिससे इन्होंने अपनी फार्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। चलिए, इस फार्म पे तो इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो एक और आने वाली है, पहले हम डिस्कस करते हैं बायो सिक्योरिटी को। तो देखें, बायो सिक्योरिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बायो सिक्योरिटी होती क्या है? अगर मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बताऊँ तो आपने अपने बर्ड्स की इस तरह ग्रोथ करनी है कि वो बीमारियों से बचें और उनकी एक अच्छी ग्रोथ हो सके, ताकि इन द एंड आपको प्रॉफ़िट हो। क्योंकि अगर आपका बर्ड डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ पे आपको 2 नुकसान होंगे, एक मेडिसिन की सूरत में होगा, और दूसरा आपके बर्ड की जो मोर्टेलिटी होगी। इसीलिए आपको इनसे बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है, और किसी काम में हो या ना हो, लेकिन इस काम के अंदर ये मिसाल सादी के कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो बेसिकली आपने एहतियात करनी है कि आपका बर्ड बीमार ही ना हो। तो हम लोग फार्मिंग के अंदर 3 चीज़ों को गिनती में रखते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं कि वैक्सीन अगर आपकी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपके पास बीमारियाँ नहीं आएँगी। दूसरा, आपकी फार्म की मैनेजमेंट अगर अच्छी होगी तो आपके पास बीमारियाँ नहीं आएँगी। और तीसरा, कि आपने मेडिसिन किस तरह की इस्तेमाल करनी है, यानी कि एंटीबायोटिक्स कब इस्तेमाल करनी है, विटामिन्स कब इस्तेमाल करने हैं, बट कि किस एज में इस्तेमाल करने हैं, किस चीज़ के लिए कौन-सा विटामिन कब किस टाइम के लिए बेहतर है, अंडों के लिए कौन-सा है। तो ये सारी की सारी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना होता है, तब जाके आपके पास एक प्रॉफ़िटेबल फार्म आता है। तो वैक्सीन और एंटीबायोटिक और मेडिसिन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले एक वीडियो के अंदर। आज जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फार्म मैनेजमेंट को लेके करेंगे। तो कि फार्म मैनेजमेंट आपकी किस तरह होनी चाहिए कि आपके पास वायरस आए ही ना। तो अब देखें, सबसे पहले जो आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि बहुत सारे जो फार्म फेल होते हैं, वो मैंने अपनी लॉस वाली वीडियो के अंदर ही बताया था। हमारा अपना भी 2 दफ़ा फार्म इसी वजह से फेल हुआ कि हमने एक चीज़ को नज़रअंदाज़ किया। हमने नज़रअंदाज़ क्या किया, हमने ऐसी जगह पे फार्म बनाया जिसके आस-पास पहले से ही फार्म मौजूद थे। यानी कि जहाँ पे कम से कम आपने जब फार्म देखने हैं ना, फार्म की लोकेशन अपनी देखनी है तो ऐसी जगह देखनी है जहाँ तकरीबन 5 किलोमीटर तक कोई आबादी ना हो। छोटे-मोटे ऐसे बातें घर होंगे, लेकिन एक प्रॉपर जो एक आबादी होती है ना वो नहीं होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आपने ख़्याल रखना है, वो आपने ये रखना है कि आपका फार्म ऐसी जगह पर हो जिसके 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में कोई फार्म ही ना हो। ना 2-3 किलोमीटर आस-पास कोई फार्म ना हो, वरना होता ऐसा है कि एक फार्म में बीमारी आएगी, आपके फार्म में भी सेम बीमारी आएगी। हमने जहाँ पे फार्मिंग करी थी, हमें ये बात मालूम मालूम थी, उसके बावजूद भी हमने बस इग्नोर करके उस जगह के ऊपर फार्म कर लिया था कि चलो ख़ैर है, बाकी भी कर रहे हैं। पर हुआ ऐसा कि हमारा देखा-देखी और भी बहुत सारे लोग आए, और एक बंदे के फार्म में बीमारी आई, उससे 6 फार्म्स का नुकसान हुआ, और पूरे के पूरे फार्म जिसमें कहते हैं 70 टू 80% बर्ड की मोर्टेलिटी आई। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा नुकसान था।
तो इसलिए आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अच्छा, यही चीज़ अगर हम बात करें कि आप शहरों में हैं, तो शहरों में तो पॉसिबल है ही नहीं ना, अगर आप शहरों में फ़ार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है शहर के अंदर ही फ़ार्मिंग करनी है। तो वहाँ पे आपने इस चीज़ को छोड़ के बाकी चीज़ों का ख़्याल रखना है। अगर आप बाकी चीज़ों का ख़्याल रख लेंगे, तो ये है कि बीमारियाँ बहुत कम आएँगी और जितनी मैंने देखा है कि अगर आपके फ़ार्म के करीब कोई फ़ार्म है, तो वहाँ पे ज़्यादा बीमारी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप घर में काम कर रहे हैं। क्योंकि घर में कोई आस-पास फ़ार्म नहीं होता और दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि आपने लोगों का जो आना-जाना होता है वो कम से कम करना होता है उस जगह का। तो आपने सबसे पहले जो अगर हम फ़ार्म की बात करें तो आपके जो फ़ार्म है, अगर आप एक फ़ार्म ले रहे हैं तो आपने एक चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है कि आपके फ़ार्म की एक प्रॉपर बाउंड्री हो। बाउंड्री क्यों ज़रूरी है? बाउंड्री अगर दीवार हो स कंक्रीट की हो तो सबसे अच्छा है। अगर सीमेंटेड ईंटें लगी हुई हों तो सबसे अच्छा है। जैसे कि इस फ़ार्म की आप देख सकते हो, एक पूरी की पूरी बाउंड्री बनी हुई है इस फ़ार्म के अंदर। फ़ार्म के अंदर यानी कि बाउंड्री के अंदर फिर फ़ार्म है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा सबसे ज़्यादा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी जंगली जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता हो गया, गीदड़ हो गए, लोमड़ियाँ हो गईं, हमारे फ़ार्म के पास ये तीनों चीज़ें थीं और बिल्लियाँ हो गईं, तो ये सब करती क्या हैं, ये दूसरे फ़ार्म्स के पास भी जाती हैं। अब ये अच्छे खासे एरिया में घूम रही होती हैं, इनको जहाँ मरा हुआ बर्ड मिलता है या कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है उसको खाती हैं। तो अगर आप उसने कोई इस तरह का कुत्ता ने इस तरह की कोई मुर्गी-वुर्गी खाई जो इन्फेक्टेड हुई और ये फिर आपके फ़ार्म के पास आया, तो ये ज़रूर वहाँ से वायरस कैरी करके आपके पास लेकर आएगा और आप सोचते रह जाएँगे कि बीमारी आई कहाँ से? तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जंगली जानवर बनेंगे। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना है कि अगर आप खुद भी फ़ार्मिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई भी मोर्टेलिटी आए, तो आपने उसको यूँ खुला नहीं फेंक देना। वरना होगा क्या कि या तो उसको चील आके नोच लेगी या फिर कुत्ते आके नोचेंगे और जब भी आपके परिंदों को खाएँगे, तो उसको ज़रूर कहीं न कहीं और जाएँगे और वहाँ से फिर एक अलग बैक्टीरिया कैरी करेंगे। तो आपने खुद भी इस चीज़ की ख़्याल रखना है कि कभी भी आपके जंगली हयात ना खाएँ। तो जैसे ही आपका बर्ड मरे या तो आपने उसको दफ़ना देना है या फिर आपने उसको जला देना है ताकि ये इनकी पहुँच से बिल्कुल ही दूर हो जाए। अच्छा, दूसरा जो आपने ख़्याल रखना है ना कि अगर आप फ़ार्म कर रहे हैं या आप घर के ऊपर हैं, तो आपने उसका आस-पास का जो एरिया है ना उसकी हमेशा सफाई रखनी है। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं और अगर आप बाउंड्री के अंदर आपका फ़ार्म है तो फ़ार्म के अपने आस-पास की जो बाउंड्री यानी कि जो बाउंड्री अंदर है तो उसके अपने आस-पास की बिल्कुल सफाई रखनी है। वहाँ पे पॉसिबल हो तो आप झाड़ू लगाते रहो और उसके अलावा वहाँ पे किसी भी किस्म के डिसइन्फेक्टेंट का स्प्रे करते रहो। एटलीस्ट वीक में अगर आप कर रहे हो तो वीक में 2 से 3 दफ़ा आप बाहर की तरफ करो और शेड के अंदर कम से कम 2 दफ़ा तो आप करो, 1 से 2 दफ़ा करो। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितने भी बैक्टीरियाज़ होंगे उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे नहीं। पर आपने एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना है कि अगर आप डिसइन्फेक्टेंट खरीद रहे हो तो उसको बता देना कि मैंने बाहर कौन-सा करना है, अंदर कौन-सा करना है। क्योंकि अक्सर जो आउटडोर वाले होते हैं वो अगर आप बर्ड के ऊपर कर दो तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है, फिर बर्ड की आँखें-वाँखें भी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आपने इस तरह का लेना है जो आप दोनों जगहों पे कर सको। तो मैं आपको एक डिसइन्फेक्टेंट का नाम रिकमेंड कर देता हूँ, विरकॉन होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है उसकी। अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो ईज़िली अवेलेबल भी हो जाता है और काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप वो ले सकते हैं और उसके अलावा जो आपने करना क्या है कि कोई भी नया बंदा आपने अपने फ़ार्म में दाखिल होने ही नहीं देना। आपने इस बात का बिल्कुल ख़्याल रखना है कि आपके फ़ार्म में आपकी लेबर यानी कि आपके जो ज़रूरी लोग हैं, उनके अलावा कोई भी दाखिल ना हो। मैंने ऐसा देखा था कि हमारे एक जानने वाले थे, हमारे जानने वाले क्या था, हमने भी 2-3 दफ़ा ऐसा किया, 2-3 दफ़ा भी नहीं, अच्छी खासी दफ़ा ऐसा किया कि फ़ार्म पे अक्सर दावतें होती हैं। अब फ़ार्म होते हैं जंगल के अंदर, तो बर्ड्स अगर आपके पास आ गए हैं और आप दावतें कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि 10 दोस्त इधर से आएँगे, 4 दोस्त इधर से आएँगे, 2 उधर से आएँगे। तो कुछ 10-15 बंदों की गैदरिंग होगी और जगह-जगह के बीमारियाँ लेकर आएँगे। तो इस चीज़ को तो आपने बिल्कुल करना ही नहीं है। और दूसरा कि बाहर का जो किसी और किस्म का बंदा आते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग आपके फार्म पे मेडिसिन बेचने आते हैं, फीड बेचने आते हैं, इस तरह की चीज़ें बेचने भी आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं जो फ्री में विज़िट कर रहे होते हैं। तो इन लोगों को आपने बिल्कुल अलग रखना है और इन केस अगर आप किसी को एंटर कर रहे हो अपने फार्म में, तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि उसके जो पाँव हैं ना और उसके जो हाथ हैं, उसको आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करवाना है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हो इन्होंने हमें एंटर होने से पहले हमारे पाँवों को और हाथों को एक सॉल्यूशन में डिप करवाया, हमें अच्छे से वॉश करवाया, फिर उसके बाद हमें कहा कि आप लोग शावर लो। हमने शावर लिए, हमने पूरे के पूरे फिर कपड़े चेंज किए और फिर जूतियाँ चेंज करी इस फार्म की। और उसके बाद हम जब दोबारा फार्म में एंटर होने लगे तो उन्होंने दोबारा हमें कहा कि दोबारा पाँव डिप करो और दोबारा हाथ धो। तो इन्होंने इतनी ज़्यादा इस केयर इसलिए करी कि किसी भी किस्म का जो कोई बैक्टीरिया है वो हमारे साथ फार्म के अंदर ना जाए। क्योंकि अगर वो फार्म के अंदर गया तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए इन्होंने इतना ख़्याल रखा। तो आप लोग तो शायद पॉसिबल ना हो कि आप हर किसी को नए कपड़े दे सको। पर आपने एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना है कि आपने उसके हाथ-पाँव धुलवाने हैं डिसइन्फेक्टेंट से और साथ में उसकी सिर्फ़ चप्पलें चेंज करवा देनी है। अगर आप चप्पलें भी चेंज करवा दोगे तो भी बहुत अच्छा है और उसके अलावा आपने उसके ऊपर एक अच्छे से स्प्रे कर देना है। डिसइन्फेक्टेंट का बहुत सारे डिसइन्फेक्टेंट ऐसे होते हैं जिससे इंसानों को कुछ नहीं होता, जैसे कि आप डेटॉल भी ले सकते हो। तो ये डेटॉल या कोई अच्छा सा डिसइन्फेक्टेंट जो इंसानों को नुकसान ना पहुँचाए, विरकॉन का भी आप स्प्रे करते हो तो कोई मसला नहीं है। तो आप उस पे स्प्रे कर दो अच्छा सा, शायद उसको वक़्ती तौर पे ये बात बुरी लगे, पर ये आपके फ़ार्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर खुदा ना करे कोई बीमारी आई तो ये आप ही को नुकसान पहुँचाएगी। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बात कि आपने उसकी अच्छे से उसको स्प्रे कर देना है। और इन केस अगर आपके फार्म में कोई गाड़ी या कोई बाइक या कोई सुज़ुकी एंटर हो रही है तो आपने उसके ऊपर भी अच्छे से स्प्रे कर देना है कि वहाँ से भी कोई बैक्टीरिया अगर कैरी हुआ है तो वो भी वहीं पे रहे। और एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने उस गाड़ी को अपने फार्म से दूर पार्क करना है। ऐसा नहीं हो कि आप अपने शेड के बिल्कुल साथ ही लगा दें तो फिर एक इश्यू बन सकता है। हाँ, इन केस अगर कैचिंग वगैरह हो रही है, आपका बट सेल हो रहा है तो ऐसी बातें मजबूरी है। लेकिन इन नॉर्मल केस में जब फ़ीड आती है या अक्सर लोग मिलने आ जाए, अक्सर किसी काम से लोग आ जाते हैं। मिलने वालों को तो मैंने आपको मना किया कि आपने काम नहीं करना या किसी भी वजह से आपने गाड़ी को दूर खड़ा करवाना है। तो ये सब मेजर ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, जिससे आप अगर जिनको अगर आप फ़ोकस में रखोगे तो इंशाल्लाह आपका बर्ड बीमार ही नहीं होगा। आपके मेडिसिन पे जो लाखों रुपए के अखराजात हैं, उनसे आप बच जाओगे। यानी कि मैं आपको बताऊँ, हमने जब वो फार्मिंग करी थी तो हमारे पास 4000 बट था और 4000 बट के ऊपर 6 महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए की मेडिसिन खर्च हो गई थी। और उसके बाद फार्म की बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी भी आई। तो हमने 2 तरीके से नुकसान लिया। एक तो हमने बट को मार के नुकसान लिया, फिर मेडिसिन की मद में हमने 2 लाख रुपए ज़ाया करे और उसके साथ-साथ हमने अपना भी वक़्त ज़ाया करा और अच्छे खासे रिसोर्सेज़ का ज़ाया करा। वजह ये थी कि हमें शायद उस टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था। पर आपको उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आई होगी, इंशाल्लाह इससे आपकी हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करेगा और अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग को वाक़ई में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। निहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी, जहाँ से बेसिक से लेके एक अच्छी क्वालिटी तक आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।